हेलो एवरीवन। आज 10 दिसंबर है और आज के करंट अफेयर में जो पहला टॉपिक है आज का वो है हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो बिल गवर्नमेंट ने लेकर के आया है ये क्या होता है। तो इस बिल का जो मेन पर्पस है, तो पहले देखते हैं कि सेस क्या होता है। तो सेस एक स्पेशल टाइप का टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर लगाती है, जो किसी तो जैसे सेस में क्या मेन पर्पस होता है कि इसका मेन पर्पस होता है किसी चीज के ऊपर टैक्स लगा तो उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम किसी और चीज को फंड करेंगे। ठीक है, जैसे लगा दिया टैक्स किसके ऊपर, पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो उससे गवर्नमेंट को 10 रुपए मिल रहे हैं, तो वो 10 रुपए इन्वेस्ट होंगे कहाँ पे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट होंगे, सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट की क्लेंसिंग में इन्वेस्ट होंगे, इन सब टाइप की चीजों में इन्वेस्ट होंगे। तो सेस ऐसी चीज के ऊपर लगता है, टैक्स है जो ऐसे टैक्स के ऊपर लगता है, एडिशनल टैक्स है टैक्स के ऊपर, कि जिसका इस्तेमाल फिर गवर्नमेंट किसी और चीज में करती है। और इसकी एक खास बात होती है कि जो सेस से जो इनकम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो स्टेट के साथ शेयर नहीं की जाती है। हम्म। तो सेस और सरचार्ज में यही खास बात होती है कि जिससे जो इनकम हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती है। तो जो ये सेस लगेगा ये लगेगा पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। अब जो पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर सेस लगेगा, फिर वो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे इंडिया के हेल्थ सेक्टर को और इंडिया की डिफेंस नीड्स को फुलफिल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लग रहा है, जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। फिर इसमें प्रोविजंस क्या है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर किसी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस यूनिट की जहाँ से पान मसाला बन रहा है उतना ज़्यादा सेस लगेगा उसके ऊपर। मशीन स्पीड और पाउचेस मेड पर डे में कितने पाउचेस मेड हो रहे हैं, बन रहे हैं, ऐसा लगे, मतलब कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि इस पान मसाला के ऊपर सेस है तो सारी यूनिट्स इतना ही सेस देंगी, ऐसा नहीं। कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो एक दिन में 1 लाख पाउचेस बना रही है, और कोई छोटी है जो एक दिन में 100 बना रही है, तो दोनों के ऊपर सेस जो लगेगा वो अलग अलग रहेगा। इस टाइप से है। फिर अगर नहीं दिया जा रहा है, वो यूनिट्स पैसे नहीं दे रही सरकार को, सेस नहीं पे कर रही, तो इनके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी। फिर अब जैसे आपको पता होगा कि पान मसाला इंडिया में बिकता है, पर उसके ऊपर जो जीएसटी रेट लगता है वो इंडिया में सबसे ज्यादा लगता है। जीएसटी रेट 40% जीएसटी लगता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सिन गुड्स में आते हैं, ऐसे गुड्स जो कि अच्छे नहीं है कंजम्पशन के लिए। फिर अब ये इस चीज की ये इम्पोर्टेंट बात है इस टॉपिक की कि ये जो सेस है, जैसे सेस जनरली स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता है, तो ये सेस स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। ये इस चीज की, इस टॉपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात है कि ये जो सेस होगा ये स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर यूपीएससी ने पूछ लिया कि इस एक्ट के थ्रू जो सेस लगाया है गवर्नमेंट ने वो स्टेट्स के साथ शेयर होगा, तो लॉजिक के साथ तो सेस नहीं शेयर होता है, पर इस केस में वो एक यूनिक केस बनेगा और स्टेट्स के साथ वो सेस शेयर किया जाएगा। तो ये था इस टॉपिक से रिलेटेड जो सेस वाला टॉपिक है। फिर अगला जो है वो है डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो सबसे पहले देखते हैं डिनोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं। मतलब अब इनको तो पीवीटीजीज के अंदर डाल दिया गया है सबको, पर जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने कुछ ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया और बोला कि ये तो बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं, ये हमेशा क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। उन टाइप्स को क्या बोल दिया गया, डिनोटिफाइड ट्राइब्स बोल दिया गया। ये 1952 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इस डेरोगेटरी जो भी शब्द इस्तेमाल होता है उसको हटा दिया था 1952 में। फिर नोमैडिक ट्राइब्स क्या होती हैं, हम नोमैड्स, आपको पता होगा कि नोमैड्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे हमेशा घूमते रहते हैं। तो वो ट्राइब्स जो ऐसे नोमैडिक ट्रेडिशंस फॉलो करती हैं उनको नोमैडिक ट्राइब्स बोलते हैं, जैसे गुज्जर हो गया, गढ़िया लोहार्स हो गया, ये सारे टाइप के ट्राइबल्स जो होते हैं वो नोमैडिक होते हैं। अब सेमी नोमैडिक, सेमी नोमैडिक नाम से क्या लग रहा है कि नोमैडिक होंगे लेकिन पूरे टाइम हमेशा मूव करते नहीं रहेंगे, कुछ पार्ट होंगे, कुछ सीजन्स होंगे साल के जहाँ पे ये लोग सेटल हो जाएंगे। तो ये मेनली रेनी सीजन में सेटल होते हैं, ज्यादातर पार्ट में साल के हिस्से में ये मूव करते रहते हैं, पर रेनी सीजन जब आता है तो ये सेटल हो जाते हैं। अब इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएंगे कि पहला तो ये आएगा कि ये लैंड ओनरशिप इनके पास नहीं होती है। लैंड ओनरशिप नहीं है तभी तो नोमैडिक रहेंगे, लैंड ओनर लैंड है अगर तो फिर क्यों घूमेंगे इधर उधर वो। SC ST एंड OBC रिजर्वेशन से इनको हटाया गया है। और 2001 का जो सेंसस हुआ था उसमें ऐसा दिखाया कि 10 करोड़ लोग इन तीन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। ठीक। फिर जो अगली चीज है वो क्या है, बहुत सारी कमिटीज हैं इनसे रिलेटेड। तो मेन जो कमिटीज इनसे रिलेटेड है वो हैं
अनंत शयनम अयंगर कमेटी है, काका केलकर कमेटी है, मंडल कमीशन, रेनके कमीशन, इदाते कमीशन। जैसे इनके अंदर के प्रोविजंस तो नहीं आएंगे, पर कभी मैचिंग में ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे स्टेट पीसीएस में ज्यादातर आता है कि कमिटीज दे रही और फिर पूछा गया कि उनका पर्पस क्या है मेन। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारी कमिटीज आपको ध्यान रहे और पता रहे कि ये किस चीज के लिए बनी है। नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटी ट्राइब्स के लिए ये सारी कम्युनिटीज ने अपना सजेशन दिया था। फिर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज ये बनाया गया था, और इसको एज अ सोसाइटी रजिस्टर कर दिया गया था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब किसने चेयर किया था इसको? तो भीखू जी रामजी इदाते जो इसके चेयरपर्सन थे पहले, और 2019 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में आता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में आता है। ठीक, MOT मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में आता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी मिनिस्ट्री आप इजीली गलत कर सकते हैं। फिर इसके मेंबर्स क्या है? चेयरमैन है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर है और 5 नॉमिनेटेड मेंबर है। तो ये था इस ट्राइबल्स वाली चीज़ से रिलेटेड। फिर अगली चीज़ है कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो 2 पेजर पीडीएफ होता है वो भी, और जो मंथली पीडीएफ है वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पे हर दिन अपलोड हो जाता है सुबह में। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फिर अगली टॉपिक है कि वंदे मातरम। अभी जैसे लोकसभा में डिबेट चल रही है इस चीज़ को लेकर के कि जैसे वंदे मातरम में अराउंड 6 स्टैंजाज हैं और हमने सिर्फ 2 स्टैंजा इंक्लूड किए हैं। तो गवर्नमेंट का ये फोकस है कि बाकी जो स्टैंजाज इंक्लूड नहीं किए गए हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाना चाहिए एज इंडियाज नेशनल सॉन्ग। तो इस चीज़ को लेकर के डिबेट हो रही है। तो वो डिबेट तो अलग चीज़ है, फिर देखते हैं कि ये है क्या। तो 1875 में बंग दर्शन नाम का एक जनरल था। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का ये जनरल है। इसमें इन्होंने इस पोएम को पहली बार पब्लिश किया था। फिर 1882 में क्या हुआ था, इनकी बुक आई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की ही बुक आई थी, जिसमें बॉन्ग्स को फाइटिंग करते हुए दिखाया गया था इंडिया के लिए, कि वो अपनी मदरलैंड के लिबरेशन के लिए फाइट कर रहे हैं। तो उस किताब में पहली बार इस पोयम को डाला गया था। फिर उसके 4 साल के बाद 1886 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको म्यूजिक दिया और सॉन्ग की तरह कंपोज कर दिया, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, जो कि 1886 में कैलकाटा में हुआ था। फिर 1905 में जैसा आपको पता होगा कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, और स्वदेशी मूवमेंट का मेन स्लोगन बन गया था वंदे मातरम। तो अब स्वदेशी मूवमेंट के बारे में भी कुछ देख लेते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट था वो हुआ था 1905 में। अब हुआ क्यों था, स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल का पार्टीशन ब्रिटिशर्स ने कर दिया था, ये बोल करके कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में उनको दिक्कत आ रही है। पर लोगों को समझ आ गया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो सिर्फ बोला जा रहा है, मेन इशू क्या है, मेन उनका मकसद है डिवाइड एंड रूल का। इसी प्रोटेस्ट को मास मूवमेंट बनाया गया और स्वदेशी प्लस बॉयकॉट का नारा दिया गया था, जिसका मेन स्लोगन क्या बना था? वंदे मातरम। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना, इंडियन इंडस्ट्रीज का प्रमोशन करना, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, स्वदेशी नाम से ही है ना, तो सेल्फ रिलायंस और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, पॉलिटिकल अवेकनिंग को करना, ताकि मासेस, जो इंडिया के मेन मासेस हैं, वो जुड़ जाएं। क्योंकि उससे पहले जो मॉडरेट एरा था, तो मॉडरेट्स जो थे वो मानते थे कि जो इंडिया के मासेस हैं वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो इस मूवमेंट से ये एम किया गया था कि मासेस को भी हम लेकर के आ जाएंगे मेन मूवमेंट में। लीडर कौन कौन थे? तो बंगाल में लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और औरोबिंदो घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग लीडर थे। फिर महाराष्ट्र में कौन लीड कर रहा था? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे। तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम पिल्लई थे। तो ये सारी चीजें थी। और फिर मेथड्स क्या यूज किए गए? क्लोथ्स की बर्निंग की गई, जो फॉरेन क्लोथ से, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, स्वदेशी इंडस्ट्रीज लगी, जैसे मिल्स लगी सोप की, जो छोटी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन लगा सकते थे हम लोग, वो हम लोग लगाया। नेशनल स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, मेला समितिस बॉनफायर्स की गई, पैसिव रेजिस्टेंस किया गया, वायलेंस नहीं हुआ था, नॉन वायलेंट स्ट्रगल थी ये। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट थी आफ्टर 1857। दूसरी चीज क्या है कि इसमें मिडिल क्लास स्टूडेंट्स और विमेन्स प्लस पीजेंट्स सबने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट मिला था और नेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया था, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो इसी मूवमेंट में जो मेन स्लोगन था वो वंदे मातरम था। फिर 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने जो इंडियन ट्राई कलर, पहला ट्राई कलर अनफोल्ड किया था स्टटगार्ट जर्मनी में, उस पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो ये इसलिए और इम्पोर्टेंट है। फिर जो अगली चीज है वो कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप है। अब कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप हो रहा किसका रहा है? ये अफ्रीका का हो रहा है।
तो अफ्रीका लिटरली दो पीस में टूट रहा है, एक वेस्ट अफ्रीकन प्लेट और एक ईस्ट अफ्रीकन प्लेट। तो ये दोनों है वो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री के थ्रू टूट रहे हैं। मतलब ये वाली जो प्लेट बाउंड्री है ना, ये डाइवर्जेंट है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, एक एरो इधर एक एरो, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसलिए ये टूट रहे हैं। ये प्रोसेस चल रहा है कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम में। दुनिया का सबसे लंबा एक्टिव रिफ्ट वैली सिस्टम है ये इस टाइम पे। तो ये रिफ्ट इथियोपिया से स्टार्ट होता है, कीनिया, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक तक जाता है ये। इसको हम दो ब्रांचेस में तोड़ देते हैं, मतलब दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। पहला ईस्ट है और दूसरा वेस्टर्न ब्रांच है। ईस्ट में कौन आता है? इथियोपिया आता है और कीनिया आता है, ठीक। और वेस्टर्न ब्रांच में कौन आएगा? ये तंगानाइका और मलावी जैसे कंट्रीज आएंगे। फिर अब इम्पॉर्टेंट क्या है इस चीज़ में कि ये अर्थ का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो लेक है वो है तंगानाइका और मलावी। ये रिफ्ट वैली के बीच में आते हैं। फिर अब ये टूट रहे क्यों है, मतलब क्यों टूट रहा है अफ्रीका? अफ्रीका प्लेट के नीचे जो सुपर हीटेड मेंटल है, प्लूम है, वो मेंटल प्लूम ऊपर आ रहा है और अफ्रीकन सुपर प्लूम बन जाता है उससे। ये क्रस्ट को स्ट्रेच करता है, क्रैक कर रहा है और धीरे धीरे न्यू ओशियन बेसिन बन रहा है। तो जैसे मेंटल प्लूम एक्चुअली ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे जाकर के डिवाइड ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली अगर जो ऊपर क्रस्ट है तो ये दो पार्ट में स्ट्रेच होने लगेगा ना, क्रस्ट भी इस मेंटल प्लूम की वजह से। तो इसी वजह से मेनली अफ्रीका टूट रहा है। मेंटल प्लूम का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही समझा चुका हूँ वीडियो में। तो अगर मुझे डेट तो नहीं याद है किस तारीख को मैंने समझाया था, पर मैंने बताया है मेंटल प्लूम एक बार। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा। तो अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है कुछ इसके? जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो इथियोपिया से मोजाम्बिक है। फिर अफार ट्राइंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। अफार ट्राइंगल जहाँ पे रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और EARS मिलते हैं, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम, ये मिलते हैं जहाँ पे, वहाँ पे बन जाता है क्या? अफार ट्राइंगल। फिर दनाकिल डिप्रेशन भी यही अफार ट्राइंगल में है। क्या नाम है इसका? दनाकिल, DANAKIL, ठीक है। दनाकिल डिप्रेशन ये अफार ट्रायंगल में ही है। अल्ट्रा लो लैंड है और वॉल्केनिक एरिया है। माउंट किलीमंजारो, माउंट कीनिया, ये रिफ्टिंग के कारण वॉल्केनिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं। रेड सी क्या है? रेड सी पहला रिफ्ट था, अब फुल्ली ओशन, मतलब जैसे यहाँ पे अभी रिफ्ट बन रही है ना, तो जैसे रेड सी है ना, ये भी पहले जुड़िए, दोनों कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ था। यहाँ पे रिफ्टिंग हुई तो फिर रेड सी बन गया। अब यहाँ पे रिफ्टिंग होगी तो यहाँ पे भी कोई ना कोई सी बन जाएगा, उसका नाम देखते हैं क्या भी पड़ता है आगे। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम देख नहीं पाएंगे इसे। क्यों? क्योंकि अभी इसे 5 से 10 मिलियन साल लग रहा है बनने में। और इन केस तब तक देखते हैं, अगर ह्यूमंस होते हैं तो हम देखेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या ही होगा। फिर अफ्रीका टूटे या ना टूटे, फिर क्या ही फर्क पड़ता है अगर ह्यूमंस ही नहीं होने वाले हैं तो। फिर जो अगली चीज है वो है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। इस बार कहाँ हुई? राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुई है। 2012 में स्टार्ट हुई थी और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया है? डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। फिर एक्सरसाइज में इतना ही, बहुत ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा ही देखना है कि किस कंट्रीज के बीच में हुआ था और किसने पार्टिसिपेट किया, कहाँ पे हुआ। फिर कंबोडिया। अब कंबोडिया के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। तो दो कंट्रीज के बीच में वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कुछ लैंड बॉर्डर्स को लेकर के, तो कंबोडिया के ऊपर हो गई है एयर स्ट्राइक, इसलिए कंबोडिया आ गया है न्यूज में। तो कंबोडिया क्या है? आसियान का पार्ट है। और आसियान क्या है? आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक रीजनल ग्रुपिंग है जो कि 1967 में बनी थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन, हाँ, BANK, ओके, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन ध्यान होना चाहिए। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया था। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? इंडोनेशिया है, ठीक, और मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। वियतनाम फाउंडिंग मेंबर नहीं है इसका। आज आसियान में 10 मेंबर हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आज इसके 10 मेंबर हैं। और हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। चेयरमैन, जो इसकी चेयरमैनशिप होती है वो रोटेशन होती है, हर साल बदलती रहती है। इसका सेक्रेटेरिएट भी इंडोनेशिया में ही है। मोटो क्या है इसका? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। फिर आसियान के की इनिशिएटिव्स में आता है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान फ्री ट्रेड एरिया, आसियान रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसेप। आरसेप आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी चीजें थी आसियान से रिलेटेड। फिर अब कंबोडिया में क्या है? कंबोडिया की बॉर्डर्स कौन शेयर करते हैं? वियतनाम करता है, लाओस करता है, थाईलैंड करता है, ये इसकी बाउंड्री कंट्रीज हैं। टोनले सैप लेक इसकी लार्जेस्ट लेक है।
और डंगरेक और कारावाहान माउंटेन इसमें दो पीक्स हैं। मेकोंग और तोनले रिवर्स इसमें जाती हैं। मेकोंग रिवर्स तो आपको पता होगा, फिर तोनले सैप रिवर भी इससे फ्लो करती है। तो ये चीज़ें थी आज से के करंट अफेयर से रिलेटेड, और आज में इतना ही है। अब कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।